Hello student, I am Suman Ghosh. Today I am talking about class 9th history, third chapter democratic and nationalist revolution. देखो मैं इस चैप्टर का ऑलरेडी 5 वीडियो बनाया हूँ, 5 वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग पहले ये 5 वीडियो देखिए, फिर ये 6 नंबर वीडियो स्टार्ट करिए। ठीक है, तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। अब देखो फ्रांस में रोबेस्पियर का मौत होने के बाद फिर से राजतंत्र स्टार्ट हो गया है। रोबेस्पियर का मौत होने के बाद फिर से राजतंत्र स्टार्ट हो गया था 1792 में। फिर उसी टाइम में नेपोलियन नाम का एक आदमी ने आया, फ्रांस आया। अब फ्रांस का नेपोलियन नाम का एक आदमी सभी लोगों को बताया है और एक लीडर बन गया नेपोलियन नाम का एक आदमी। और नेपोलियन लीडर बनने के बाद सभी लोगों के पास बात पहुँचाई है कि मैं आप लोगों को डेमोक्रेसी दिलवाऊँगा, राइट्स दिलवाऊँगा। फिर क्या हुआ देखो, द फ्रेंच आर्मी बिगन विक्ट्री कैंपेन अक्रॉस यूरोप, द पीपल ऑल दिस कंट्रीज वेलकम द फ्रेंच। अब देखो ये फ्रेंच छोड़ के यानी कि फ्रांस छोड़ के ज़्यादातर कंट्री ने वेलकम करने लगा, क्योंकि इन्होंने क्या किए है, इन्होंने ये जो राजा लोग राज कर रही है, जमींदार लोग राज कर रही है, जमींदार लोगों के खिलाफ जाना स्टार्ट कर दिया। और इसका लीडरशिप से सभी लोग इसका साथ भी आने लगा और ज़्यादातर कंट्री भी इसका साथ देने लगा। 1799 में क्या हुआ देखो, 1799 में एक एमबीएस जनरल बन गया था नेपोलियन, यानी कि एक लीडर बन गया था। जो ऐसा एक लीडर जो जमींदार लोगों के खिलाफ, राजा लोगों के खिलाफ लड़ रही है और सभी लोगों को राइट्स दिला रही है, अधिकार दिला रही है। तो देखो फिर क्या हुआ, नेपोलियन को एक एमबीएस जनरल बनाने के बाद सभी लोगों ने इसे बनाया है एमबीएस जनरल। फिर नेपोलियन ने क्या किया देखो, नेपोलियन बिकम स्ट्रॉन्ग रूलर। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रूलर बन गया। अब देखो स्ट्रॉन्ग रूलर बनने के बाद उन्होंने क्या किया, ज़्यादातर कंट्री के साथ लड़ाई किए हैं। अब देखो लड़ाई करने के बावजूद उन्होंने ज़्यादातर कंट्री को अपना कब्जा में कर लिए हैं, यानी कि अपना एरिया बना लिए हैं ज़्यादातर कंट्री को। अब देखो जो बात पहले बोले हैं नेपोलियन, पहले क्या कहा है कि मैं आप लोगों को डेमोक्रेसी दिलाऊंगा, राइट्स दिलाऊंगा, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, अपना राजतंत्र स्टार्ट कर दिया। एक स्ट्रांग रूलर बन गया। तो इस कारण के लिए ज़्यादातर लोग नेपोलियन का विरोध जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले बताया था डेमोक्रेसी दिलाऊंगा, राइट्स दिलाऊंगा, महिलाओं को सभी जगह में पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिलाऊंगा। लेकिन ये बात तो उन्होंने नहीं किए है। तो उन्होंने राजा को हटाने की वजह से अपने आप एक राजतंत्र स्टार्ट कर दिया और एक स्ट्रांग रूलर बन गया। तो फिर क्या हुआ देखो, फिर नेपोलियन के विरोध ज़्यादातर लोग जो लोग नेपोलियन को सपोर्ट किए हैं वही लोग नेपोलियन के विरोध जाना स्टार्ट कर दिए हैं। और इंग्लैंड नेपोलियन के विरोध लड़ाई करने के लिए तैयार था। अब देखो इसी टाइम इंग्लैंड को सपोर्ट किए हैं सभी यूरोप कॉन्टिनेंट में जितने सारे कंट्री हैं, और जो लोग सपोर्ट किए थे पहले नेपोलियन को, वही लोग आ गया इंग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो नेपोलियन को एक बार सपोर्ट किए हैं, लेकिन नेपोलियन पहले जो कहा था कि डेमोक्रेसी दिलाऊंगा, राइट्स दिलाऊंगा, नहीं दिलाए हैं। इस कारण के लिए नेपोलियन के विरोध ज़्यादातर लोग जाना स्टार्ट कर दिया। और देखो इंग्लैंड नेपोलियन के विरोध लड़ाई भी किए हैं। अब देखो इस लड़ाई के थ्रू नेपोलियन का मौत हो गया। 1815 में नेपोलियन का मौत हो गया। लेकिन फिर से क्या हुआ, फिर से राजतंत्र स्टार्ट हो गया। जिस जगह में जो राजा था वही राजा बन गया। फिर बाद में फ्रांस को डेमोक्रेसी मिला, रिपब्लिक फ्रांस बना 1891 में, स्ट्रगल करने के बाद। फिर देखो ए न्यू वेव ऑफ डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म इन यूरोप का एक नया लहर, डेमोक्रेसी के लिए एक नया लहर, या राइट्स के लिए एक नया लहर, अधिकार के लिए एक नया लहर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रिवोल्यूशन लेड टू द न्यू वेव रिवोल्यूशनरी आइडिया। अब देखो ये रिवोल्यूशनरी आइडिया, राइट्स का जो आइडिया है, डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, ये चारों तरफ फैलाव होने लगा। सभी लोगों के पास ये बात पहुंचने लगा कि हम लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए, राइट्स चाहिए, सभी जगह में अधिकार चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों के पास ये डेमोक्रेसी का आइडिया पहुँच गया। फिर क्या हुआ देखो, ज़्यादातर नेशन, और इसे बोलते हैं कॉल्ड डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म। इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म। अब देखो ये तो ज़्यादातर राष्ट्र स्टेट में बदलाव होने लगा, और इस कारण के लिए ज़्यादातर राष्ट्र स्टेट में बदलाव होने लगा। फिर क्या हुआ देखो, ऐसे ही एक छोटा स्टेट बना था। जैसे देखो इटली, जर्मनी, और स्प्लिट इनटू मैनी स्मॉल स्टेट, और ऐसा बहुत सारा राष्ट्र, छोटा राष्ट्र एक स्टेट में बदलाव होने लगा। ऐसा एक एग्जाम्पल दिया हुआ देखो, ऑस्ट्रिया, रशियन, ओटोमन, ये सभी एक स्टेट में बदलाव होने लगा।
एक एक स्टेट में बदलाव होने लगा। और जब देखो ये स्टेट में बदलाव हुआ, ये सब कुछ हुआ था, ये सब कुछ किस टाइम में हुआ था? नेपोलियन एरा। नेपोलियन एरा यानी कि नेपोलियन के टाइम ये सब कुछ हुआ था। नेपोलियन के टाइम ये सब कुछ हुआ था। और उसी टाइम क्या हुआ था देखो, डिड नॉट टॉलरेट सच सेपरेटिस्ट डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज। और उसी टाइम देखो ज़्यादातर लोगों के पास, ये तो बात सभी लोगों के पास डेमोक्रेसी का आइडिया तो पहुंच गया, लेकिन ज़्यादातर डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट नहीं किए हैं। बात तो पहुंच गया है कि हम लोग को डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन स्ट्रगल करना स्टार्ट नहीं किए हैं। फिर क्या किए देखो, उसी जगह में राजा लोगों का ही राज चलना स्टार्ट हो गया था। द रूलिंग किंग रियलाइज्ड दे कुड नॉट स्टॉप टू स्प्रेड अप नेशनलिस्ट आइडिया। लेकिन बात क्या है, ये जो नेशनलिस्ट का आइडिया, डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, ये आइडिया को बंद, मतलब सभी राजा लोगों ने भी सोच लिया है कि ज़्यादातर लोग ये ऐसा स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए हैं कि इन लोगों को अधिकार देना ही होगा, डेमोक्रेसी देना ही होगा। ये राजा लोगों ने भी ऐसा सोच लिया था, क्योंकि इन लोगों को और बंद करवाना बहुत मुश्किल है, इन लोगों को बंद करना बहुत मुश्किल है, इन लोगों को बंद करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये देखो, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, ये सभी लोगों के पास पहुंच गया कि डेमोक्रेसी का ज़रूरत है। और सभी जगह में क्या हो देखो, नेशन टू लैंग्वेज कल्चर रिलीजन, दे वांटेड टू नेशन बिल्डिंग स्ट्रेंथ मोनार्किक रूल। लेकिन ज़्यादातर जगह में मोनार्की जो राजतंत्र है वो अभी भी था। फिर क्या हुआ देखो, ये राजतंत्र होने के बावजूद ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, एक एक कंट्री को अपना एक्सटेंशन बढ़ाया, अपने एरिया को कब्जा कर लिए है। जैसे देखो, एक ये फ्रांस समझो, ये फ्रांस है, यूरोप कंटिनेंट का एक फ्रांस है। ये फ्रांस ने अपना और बहुत ज़्यादा एरिया को कब्जा में कर लिए है। तो इस कारण के लिए सभी कंट्री ने ऐसा करके अपना बाउंड्री, कोई इसका अंदर ले लिए है, कोई किसी कंट्री का बाहर ले लिए है, ऐसा करने लगा। इस कारण के लिए क्या किया देखो, इस कारण के लिए जो फ्रांस का ये जो यूरोप का जो मैप था, ये मैप में ज़्यादातर बदलाव होने लगा। पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप, यानी कि पॉलिटिकल मैप जो मैप था, जो पॉलिटिकल बाउंड्री आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो, ये पॉलिटिकल बाउंड्री चेंज होने लगा। और ज़्यादातर लोग राज करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। द पॉलिटिकल लीडर एंड थिंकर हु प्लेड लीडिंग रोल, ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर लोगों ने राज करना स्टार्ट कर दिया है। इन दिस डेवलपमेंट इंक्लूड गॉसिप, मैजिन, ये देखो ये सभी लोगों का नाम है, इन लोगों ने राज करना फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। ऐसा ही देखो, और नाम है गिरिबल्डी, ओटो वॉन बिस्मार्क, कार्ल कैसर, विलियम वांड, विक्टर एमेनुएल टू ईटीसी। ये देखो, इन लोगों ने, ये सभी पॉलिटिकल लीडर है, ये पॉलिटिकल लीडर लोगों ने राज करना स्टार्ट कर दिए हैं। और इस कारण के लिए अपना साम्राज्य का एक्सटेंशन भी बढ़ाए हैं, अपना स्टेट का एक्सटेंशन बढ़ाए हैं। इस कारण के लिए पॉलिटिकल मैप में चेंज भी हुआ है। दिस इफोर्ट लेड टू स्मॉल मैनी किंगडम, ऐसा करके बहुत छोटा छोटा किंग यानी कि राजा भी बन गया था उस जगह में। ऐसे ही देखो, इटली और जर्मनी में इटली का राजा बन गया था किंग विक्टर इमानुएल टू, और जर्मनी का राजा बन गया था उसी टाइम एम्पीरियर केसर विलियम वन। ठीक है। रेस्पेक्टिवली कंट्रीज लाइक ग्रीस, पोलैंड, ये सभी जगह में एक छोटा छोटा एम्पीरियर यानी कि एक साम्राज्य बन गया था, एक छोटा छोटा एक राजा बन गया था। ठीक है। तो देखो, ये हम लोग ऑलरेडी ये यूरोप के बारे में पढ़ लिए हैं, और यूरोप के ज़्यादातर लोगों ने विरोध करना भी स्टार्ट कर दिए हैं, और बाद में यूरोप को डेमोक्रेसी भी मिले हैं। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे एशिया के बारे में, नेशनलिज्म इन एशिया में कैसे देखो डेमोक्रेसी मिला है, और एशिया के लोग कैसे स्ट्रगल किए हैं, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो, एशिया का एक कंट्री है, एशिया कंटिनेंट ही है, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है। तो देखो, ये एशिया कंटिनेंट का एक कंट्री है जापान, एशिया कंटिनेंट का एक कंट्री है जापान। तो जापान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जापान इज कॉन्सिडर्ड टू बी ए फर्स्ट एशियन कंट्री टू एस्टेब्लिश ए नेशन स्टेट, बट इंटरेस्टिंगली लाइक इन जर्मनी इट वाज किंग हु प्रोमोटेड नेशनलिज्म इन जापान। अब देखो, जापान ऐसा ही एशिया का एक फास्ट कंट्री है जो राष्ट्र से स्टेट बना था। एक छोटा राष्ट्र था जापान, उसे स्टेट बना था, उसे चेंज होते हुए स्टेट बना था। और अब देखो, इस जगह में जैसे देखो, इंटरेस्टिंगली जर्मनी, यानी कि जर्मनी में जैसा बना था, जर्मनी एक छोटा राष्ट्र था, राष्ट्र से क्या बना, एक स्टेट बना। छोटा राष्ट्र था, छोटा एक जगह था, यानी कि उसी एरिया में सब कुछ पॉलिटिकल बाउंड्री ये सब कुछ बना, और पॉलिटिकल लीडर बना, और बाद में एक स्टेट में बदलाव हुआ। ऐसा ही देखो, जैसे जर्मन था ऐसा ही है जापान।
और बात क्या है, देखो जापान का जब नेशनलिज्म मिला है, जापान का नेशनलिज्म मिलने के लिए, स्टेट बनने के लिए जो हेल्प किए है सबसे ज़्यादा, वही है जापान का राजा। इट वाज हु किंग प्रोमोटेड नेशनलिज्म इन जापान। जापान को नेशनलिज्म बनने के लिए मदद की है जापान का जो राजा है। अब देखो जापान वाज रूल्ड बाय एम्पीरियर, बट जापान वाज रूल्ड बाय राजा, जापान में राज किए हैं एम्पीरियर, यानी कि बहुत सम्राट ने राज किए हैं। द 12th सेंचुरी में ये किया है। एक्चुअल पावर ले इन द हैंड टू द पावरफुल मिलिटरी जनरल। देखो जापान में एक राजा ने राज किए हैं, लेकिन राजा ने तो राज किए हैं, लेकिन ये राज कार्य जो चलाई है, यानी कि उसी साम्राज्य को चलाई है किन लोगों ने, पावरफुल मिलिटरी जनरल लोगों ने चलाई है। इन लोगों को बोलते हैं सोगान, इन लोगों को बोलते हैं सोगान, इन लोगों को बोलते हैं सोगान। देखो राजा तो बस राज किए हैं, लेकिन उसका काम ये सब कुछ देखभाल जो लोग करते थे मिलिटरी जनरल, उन लोगों को बोलते हैं सोगान, उन लोगों को बोलते हैं सोगान, ये याद रखो। अब देखो ये सोगान किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। द टोकागावा फैमिली एस्टेब्लिश देयर शोगुनेट फ्रॉम 1603 अंटिल 1867 तक इन लोगों ने राज किए हैं, ये सोगान ने। और ये सोगान जिन लोगों को बोलते हैं ये टोकागावा फैमिली से बिलोंग करते हैं, टोकागावा फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। अब देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी टाइम में क्या हुआ था, ड्यूरिंग दिस पीरियड जापान वाज डिवाइडेड इनटू ओवर 250 फ्यूडल प्रोविंसेस। अब देखो जापान 250 प्रोविंसेस यानी कि 250 जमींदार में बांट दिया गया था, 250 जमींदार में बांट दिया गया था। या अब देखो 250 प्रदेश में बांट दिया गया था इस जापान को, 250 प्रदेश में बांट दिया गया था। अब देखो ये और एक बार देख लेते हैं हम लोग, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ये एक बार देख लो, ठीक है। जापान एशिया का एक कंट्री है। जापान आप लोगों को पता है ऑलरेडी, जापान में राजतंत्र था, ये राजतंत्र से डेमोक्रेसी मिलने के लिए जो मदद किए हैं वही है जापान का राजा, वही है जापान का राजा। और 12th सेंचुरी में जापान में राजतंत्र था। जापान का जो राजा था, ये जापान का जो राजा है, इस राजा का ये सब कुछ राजतंत्र देखभाल करते थे कौन, एक मिलिटरी जनरल ने देखभाल करते हैं, जिसे शोगुन बोलते हैं। और ये शोगुन उन्हीं लोगों को चुना जाता है, यानी कि मिलिटरी जनरल उन्हीं लोगों को चुना जाता है जो टोकागावा फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हीं लोगों को शोगुन चुना जाता है, यानी कि शोगुनेट। इन लोगों ने राज किया 1603 से लेकर 1867 तक। अब देखो जापान को 250 प्रदेश में बांट दिया गया था, 250 प्रदेश में बांट दिया गया था, जो मैं जो बताया हूँ। देखो द एम्पीरियर वाज ए रूलर, एम्पीरियर यानी कि जो सम्राट है जापान का, वो एक रूलर था, एक नेम के लिए एक रूलर था, लेकिन देखभाल करने के लिए शोगुन यानी कि जो मिलिटरी जनरल है। और टोकागावा फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं उन्हीं लोगों को मिलते हैं शोगुन, यानी कि जो मिलिटरी जनरल। तो मिलिटरी जनरल देखभाल कर रही है, और नाम के लिए राजा है, नाम के लिए एक सम्राट है, एक राजा है, लेकिन देखभाल कर रही है मिलिटरी जनरल लोगों ने। द फ्यूडल लॉर्ड लिव इन पैलेस एंड वॉरियर्स हु फॉट देयर आर्मीज। अब देखो जो जगह में ये लोग रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। जो जगह में ये लोग रहते हैं, एक केला में रहते हैं। जो आर्मी है, आर्मी लोग केला में रहते हैं, फोर्ट यानी कि केला में। द फ्यूडल लॉर्ड लिव्स पैलेस इन द वॉरियर्स फॉर देयर आर्मीज। अब देखो ये जो आर्मी तो बन गया, राजा है, आर्मी तो बन गया। अब देखो ये आर्मी लोगों को रखने के लिए जो जगह है वो ये फोर्ट यानी कि केला, एक फोर्ट यानी कि केला। देयर आर्मीज वर कॉल्ड समुराई, और इस आर्मी लोगों का और एक नाम है समुराई, आर्मी का और एक नाम है समुराई। फिर क्या हुआ, देखो दे वर पेड पैडी फॉर देयर लाइवलीहुड। अब देखो इस जगह में जो लोग रहते हैं, जो प्रजा लोगों को टैक्स तो भरना ही होता है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो प्रजा लोग जो टैक्स भरते थे, इन लोगों को एक टैक्स भरना पड़ता है। तो प्रजा लोग क्या करते हैं, देखो द पीजेंट इन द विलेज फॉर्म द लैंड टू फ्यूडल लॉर्ड एंड पेड लार्ज परसेंट ऑफ देयर हार्वेस्ट एज रेंट। अब देखो ये जो राजा लोगों को टैक्स भरते थे, 80% टैक्स भरना पड़ता है। तो देखो अगर पूरा क्रॉप में से अगर पूरा प्रोडक्शन में 80% अगर टैक्स भरना पड़ेगा तो कैसा होगा। तो लेकिन 80% टैक्स भरना पड़ता था उन्हीं जगह में जो लोग रहते हैं राजा के नीचे, ठीक है। इन एडिशन द पीजेंट हैड टू डू कंपल्सरी सर्विस द गवर्नमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। दे वर नॉट अलाउड टू देयर लैंड एंड गो एनीवेयर विदाउट परमिशन। अब देखो उन लोगों का जो परमिशन है, अब देखो ये जो 80% तो इन लोगों को चुकाना होता है। तो ये लोग कैसा करके ये पूरा चुकाते थे, देखो ये लोग क्या करते थे, जैसे जापान के साइड में कोई कब्जा में कर लिए है, तो
किसान लोगों ने ज़्यादातर एरिया को कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है और उसी एरिया को राजा को प्रदान कर दिया है, उसी एरिया को राजा को प्रदान कर दिए है। ऐसा करके ये लोग पूरा टैक्स चुकाते थे, ऐसा करके ये लोग पूरा टैक्स चुकाते थे। फिर क्या हुआ देखो, जापान में ज़्यादातर डेवलप्ड, ये एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये एक बार देख लेते हैं। चलो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो ऊपर में है राजा, ऊपर में देखो है राजा, देखो ऊपर में देखो है, सबसे ऊपर में है राजा एम्पीरियर। लेकिन ये राजा का तो कुछ काम नहीं है, राजा के ये सभी काम देखभाल कर रही है शगुन, ये काम देखभाल कर रही है शगुन, ठीक है। और शगुन के नीचे देखो जो आर्मी लोग लड़ाई कर रही है शगुन लोगों को बचाने के लिए। शगुन यानी कि तो जो आर्मी का जनरल है उन लोगों को शगुन बोल रही है, और जो लोग लड़ाई कर रही है सेना, उन लोगों को बोल रही है सामुराई। और बाद में तो जो कॉमन पीपल है वही रहेंगे। देखो फार्मर एंड आर्टिसियन है लास्ट में, और इससे भी पीछे ट्रेडर्स, यानी कि ये दोनों मिला के बता सकते हो फार्मर, आर्टिसियन एंड ट्रेडर्स, ठीक है। तो एम्पीरियर फास्ट है, शगुन जो आर्मी जनरल है ये सेकेंड है, आर्मी जनरल को देखभाल करने के लिए सामुराई यानी कि सेना, और लास्ट में तो कॉमन पीपल है ही, तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फार्मर, आर्टिसियन एंड ट्रेडर्स, ये लास्ट में है, ठीक है। अब देखो उसी टाइम ज़्यादातर क्या हुआ था, द ट्रेडर्स एंड मार्चेंट हैड ऑल्सो एमर्ज एज वेल्थी। अब देखो जो ट्रेडर्स एंड मार्चेंट हैड ऑल्सो एमर्ज एज वेल्थी क्लास, यानी कि अमीर, ज़्यादातर ट्रेडर्स यानी कि बिजनेसमैन लोग अमीर बनने लगा। और ये जो शगुन लोग हैं उन लोग विरोध जाने लगा। देखो एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार, एमर्ज एज ए वेल्थी क्लास ड्यूरिंग दिस पीरियड, इवन द फ्यूडल लॉर्ड एंड द शगुन टुक लोन फ्रॉम देम व्हेन द नीड अक्रॉस। अब देखो ये लोग लोन लेते थे, ये लोग ट्रेडर्स लोग लोन लेते थे, किन लोगों से लोन लेते थे, एम्पीरियर से लोन लेते थे और बाद में चुकाते थे। अब देखो मैनी ऑफ द सामुराई वर एबल एडमिनिस्ट्रेटर इंटेलेक्चुअल, दे कैम कॉन्टैक्ट टू यूरोपियन मर्चेंट एंड बिगन लर्नर्स यूरोपियन लैंग्वेज। अब देखो ज़्यादातर सामुराई लोग यानी कि जो सेना लोग क्या करने लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बनने लगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक बनने लगा। और बाद में क्या हुआ देखो, ये लोग ज़्यादातर many of samurai were able to administer and intellectual, they came in contact with European merchant, ज़्यादातर यूरोपियन मर्चेंट के साथ कॉन्टैक्ट में, बिगन लर्निंग यूरोपियन लैंग्वेज एंड साइंस, और ज़्यादातर यूरोपियन लैंग्वेज और साइंस में। तो ये जापान, देखो जापान एशिया का एक कंट्री है, पता है। तो जापान के ज़्यादातर लोग यूरोप आया और यूरोप में बिजनेस करना स्टार्ट किया। अब देखो बिजनेस करने के बावजूद यूरोप का लैंग्वेज भी जानने लगा, और बाद में देखो क्या किया, दिस वाज क्लास टू टेक टू टास्क ब्रिंगिंग चेंज इन जापान, और जापान में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया, बदलाव आया, और बदलाव आया। अब देखो चलो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।